सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जिन स्टूडेंट्स ने बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर में हिस्ट्री सब्जेक्ट को चूज़ किया था। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर उन्हें एक बुक पढ़नी होती है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1550 तक। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट थर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। एंड इसके अलावा हम आज की इस वीडियो में जानेंगे हमें अपने आंसर्स को एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए सो दैट हम अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। एंड एज़ यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली जिन टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हम बात करें यूनिट थर्ड के बारे में, कि इस पूरी यूनिट में आपको क्या समझने को मिलेगा, क्या जानने को मिलेगा। बेसिकली यूनिट थर्ड के अंदर किन टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर अप करना है। तो जैसा कि आप चेक कर पाओगे, जो यूनिट थर्ड है इसका नाम है क्षेत्रीय राजनीतिक संरचनाएँ, विजयनगर और बहमनी। तो इसके अंदर बेसिकली आपको विजयनगर के बारे में समझना है और बहमनी के बारे में समझना है। अब इसके अंदर भी किन टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर अप करना है, वो है शासन प्रणाली के बारे में, यानी विजयनगर और बहमनी की जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी, इसके बारे में समझना है। और विजयनगर और बहमनी की अर्थव्यवस्था कैसी रही और न्यायकार प्रणाली कैसी है और उस टाइम का जो समाज था वो कैसा था, इसके बारे में बेसिकली आपको समझने को मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस के अंदर टोटल आपको 7 यूनिट्स पढ़नी है, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर थर्ड के बारे में, जिसका नाम है क्षेत्रीय राजनीतिक संरचनाएं, विजयनगर और बहमनी। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अभी तक आपके एग्जाम में इस यूनिट से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इस यूनिट के अंदर आपसे दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो पहले टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जाता है विजयनगर साम्राज्य की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए, और उसके जो शासन तंत्र था उसमें नायकों की क्या भूमिका रही उसके बारे में बताइए। यही क्वेश्चन और अलग अलग लैंग्वेज में आपसे पूछता है विजयनगर साम्राज्य के समाज और अर्थव्यवस्था की प्रमुख पहलुओं के बारे में व्याख्या कीजिए। और जो सेकंड टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बहमनी साम्राज्यवाद की शासन प्रणाली की मुख्य अभिलक्षण पर प्रकाश डालिए, यानी इसमें बेसिकली बहमनी जो साम्राज्य था उसकी शासन व्यवस्था के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। एंड यही क्वेश्चन और किसी तरीके से पूछा गया है। इसके अलावा बहमनी जो राज्य था उसके सांस्कृतिक योगदान के बारे में बताना है। तो चलिए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ अपने दो दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। एंड जब आप इसे शेयर करते हो, एज यू नो, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। एंड जब आप इसमें कमेंट करते हो तो हमें पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इंप्रूव कर सकते हैं। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू लाइक शेयर एंड कमेंट। तो एक एक करके हम जानेंगे हमें अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टाइप एक के बारे में। जो पहले टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें हमें बताना होता है विजयनगर साम्राज्य के बारे में, उसकी शासन प्रणाली के बारे में और उसमें नायकों की क्या भूमिका रही उसके बारे में, और विजयनगर साम्राज्य की जो समाज है और उस टाइम की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी रही, इसके बारे में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। और जो न्यायकार प्रणाली है उसके बारे में समझेंगे। तो अगर इस पूरे क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे तो आप ये कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि इसके अंदर बेसिकली आपको विजयनगर साम्राज्य के समाज के बारे में बताना है, उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है और उसमें नायकों की क्या भूमिका थी उसके बारे में बताना है। अब ये नायक क्या थे इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। एंड इसके अलावा जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं थी इसके बारे में आपको बताना है अपने आंसर्स में। तो ये जो पॉइंट्स है इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करते जाना है अपने आंसर को। तो चलिए अब हम इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने आपको एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बताया था। तो सबसे पहले अपने आंसर को स्टार्ट करने से पहले हमें हमेशा एक इंट्रोडक्शन लाइन देनी होती है, यानी परिचय कह लो, भूमिका कह लो, इस तरीके से। एंड अगर आपके पास फ्लो चार्ट है तो आप फ्लो चार्ट को ज़रूर से बनाइएगा। फ्लो चार्ट बनते हैं कुछ इस तरीके से। एंड एट द एंड हमें कंक्लूजन जरूर से लिखना होता है। ये कुछ पैटर्न होते हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करोगे अपने एग्जाम में तो एग्जामिनर पर काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो जो मैंने आपको पैटर्न बताया उस पैटर्न को फॉलो कीजिए, आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे परिचय के बारे में कि आखिर विजयनगर साम्राज्य आखिर था क्या। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली और संगठित साम्राज्य था। अगर हम बात करें साउथ की तरफ, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एक साम्राज्य था जिसकी स्थापना हरियर और बुक्का नामक दो वंश के भाइयों ने की थी। और साम्राज्य अपनी मजबूती और प्रशासनिक व्यवस्था, सांस्कृतिक योगदान और आर्थिक उन्नति के लिए जाना जाता था। और विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे वो स्वयं को राय बुलाते थे, राय और
नरपति कहते थे। और इसका जो टाइम पीरियड है उसकी अगर हम बात करें, इसका टाइम पीरियड था 1336 से 1565 तक। अगर हम इसके फीचर्स के बारे में बात करें, इसके विशेषताओं के बारे में बात करें, तो देखिए इसके अंदर हमें टोटल 5 पॉइंट से बताने हैं। एक तो केंद्रीय शासन व्यवस्था कैसी थी, प्रांतीय शासन व्यवस्था कैसी थी, न्याय व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था, एंड इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य की सामंती व्यवस्था के बारे में बताएंगे। तो इसके टोटल 5 विशेषताएं हैं जिन्हें हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रशासन और राज्य व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो इसके अंदर जो हमारा पहला पॉइंट आता है वो है केंद्रीय शासन व्यवस्था। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, केंद्रीय शासन व्यवस्था यानी इसमें जो पूरी पावर होगी वो राजा के हाथों में होगी। राजा को सर्वोच्च शक्ति का स्रोत माना जाता था। विजयनगर साम्राज्य में जो केंद्रीय सत्ता थी यानी जो पावर थी वो राजा के हाथों में ही होती थी। राजा ही कानून को बनाता था और उसे लागू करता था। इसके अलावा राजा को सर्वोच्च न्यायाधीश माना जाता था और सेना का नायक माना जाता था। राजा ही अपने जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति स्वयं ही करता था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रांतीय शासन। विजयनगर साम्राज्य को बेहतर संचालन करने के लिए विजयनगर साम्राज्य को कई प्रांतों में बांट दिया गया, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य है तो इनका संचालन अकेले राजा नहीं कर सकता। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जिससे कि बेहतर संचालन किया जा सके पूरे साम्राज्य का। और हर एक प्रांत का एक नेतृत्व नायक होता था। सपोज जो राजा है इन्होंने क्या किया, इस पूरे एरिया को 4 भागों में बांट दिया, 4 अलग अलग प्रांतों में बांट दिया और हर एक प्रांत का एक अधिकारी नियुक्त कर दिया इन्होंने, जिसका नाम था नायक। अब नायकों का क्या काम होता था, नायक उस एरिया से टैक्स को कलेक्ट करते थे और उसका एक भाग राजा के शाही खजाने में जाता था और बाकी जो शेष भाग बच जाता है उसे उस एरिया के डेवलपमेंट में खर्च किया जाता था। एंड इसके अलावा उस एरिया के जो सैनिक होते थे उनके वेतन देने के लिए खर्च किया जाता था। नायक राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे और नायक स्थानीय इलाकों से टैक्स कलेक्ट करते थे, उससे टैक्स जमा करते थे और उसके बदले में राजा सैन्य और आर्थिक मदद देते थे। तो ये सभी काम होते थे उनके। तो हमने बात कर ली केंद्रीय शासन के बारे में और प्रांतीय शासन के बारे में। तो नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं न्याय व्यवस्था के बारे में कि जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी न्याय व्यवस्था कैसी थी। तो विजयनगर शासक न्याय की ओर विशेष ध्यान देते थे कि किसी के साथ अन्याय ना हो। धर्मशास्त्रों और परंपराओं के अनुसार न्याय किया जाता था। विजयनगर शासक ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो राजा है वही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। नेक्स्ट है सैन्य व्यवस्था। विजयनगर साम्राज्य की जो सैन्य व्यवस्था थी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थी और उसमें काफ़ी सारे पैदल सैनिक थे, घुड़सवार थे, हाथी भी थे उनके पास, रथ भी थे। और जो सेना का प्रमुख होता था वो राजा होता था। सेना को काम साम्राज्य की रक्षा करना था और विदेशी आक्रमणों से रोकना था। ये सभी सेना के काम होते थे। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की सामंती व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। नायक अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से शासन करते थे, यानी कि जो राजा ने जो उसके सैनिक थे उनको जो अलग से प्रांत दिए थे वो उसे अपने ओर से स्वतंत्र रूप से संचालन कर सकते, यानी अपने अकॉर्डिंग उस राज्य को चला सकते थे, जो कि सामंती शासन जैसा था। नायक स्थानीय इलाकों से टैक्स कलेक्ट करते थे और उसके बदले राजा को सैन्य और आर्थिक सहायता देते थे। लेकिन कई बार क्या होता था, जो नायक होते थे उनकी ताकत बढ़ जाती थी और वो क्या करते थे, जो राजा थे उन पर ही आक्रमण कर लेते थे। यानी कि वो कहते थे कि ये इलाका अब मेरा हो गया और ये राजा के ओर बगावत करने लगते थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी राजा के लिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं विजयनगर साम्राज्य में नायकों की भूमिका के बारे में। तो नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनैतिक खोज थी, जिसे दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली से लिया गया था। जैसे कि आपको बताइए, जो नॉर्थ की तरफ इक्ता प्रणाली थी और जो विजयनगर साम्राज्य की जो नायक प्रणाली थी, जो न्यायंकार प्रणाली थी, वो भी इक्ता प्रणाली से ही इंस्पायर थी। बस साउथ में आते आते उसका नाम क्या हो गया, नायक हो गया, न्यायंकार प्रणाली हो गया। नेक्स्ट है अमर नायक। नायक सैनिक कमांडर होते थे और जो न्यायंकार है उसका मतलब होता था राजा नायकों को एक भूमि देता था जिससे जो कमांडर होते थे वो टैक्स को कलेक्ट करते थे। नेक्स्ट है कर वसूली अधिकार। नायक किसान, शिल्पकारों और व्यापारियों से भू राजस्व और अन्य प्रकार के जो भी टैक्सेस होते थे उन्हें वसूल करते थे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सैन्य सहायता के बारे में। नायक विजयनगर शासकों को एक प्रभावी
सैन्य सहायता देते थे, और इन्हीं नायकों की सैन्य सहायता की वजह से विजयनगर जो साम्राज्य था वो दक्षिण का सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा फैल गया, यानी कि उसने अपना एक्सपेंशन काफ़ी ज़्यादा कर लिया और पूरे भारत में, पूरे दक्षिण भारत में वो फैल गया। नेक्स्ट है राजस्व का उपयोग। नायक राजस्व को कुछ भागों का जो उपयोग है वो व्यक्तिगत उपयोग और घोड़ों और हाथियों के रखरखाव में करते थे, और इसके अलावा नायक जो है वो राजस्व के कुछ भाग का उपयोग मंदिर और सिंचाई के साधनों पर खर्च करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है विजयनगर के शासन के प्रति स्वाभक्ति। नायक विजयनगर के शासन को साल में एक बार भेंट देते थे और राजा के प्रति अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करते थे। प्रकट करने के लिए नायक कई बार राज्य के दरबारों में उपहार के साथ स्वयं भी उपस्थित होते थे। यानी इसके अंदर बेसिकली जो कमांडर होते थे, जो नायक होते थे, वो राजा के पास साल में एक बार जाते थे और वो भी भेंट उपहार लेके आते थे, काफ़ी सारे गिफ्ट्स लेके जाते थे राजा के लिए, जिससे कि वो ये दिखा सके कि वो अपने राजा के प्रति कितना ज़्यादा वफादार है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 7th पॉइंट के बारे में, जिसमें कई बार विद्रोह। तो नायक कई बार विजयनगर शासकों के विरुद्ध विद्रोह भी कर देते थे और इन्हें सैनिक कार्यवाही के द्वारा नियंत्रित किया जाता था। यानी कि जैसा कि आपको पता ही होगा, जो नायक थे वो कई बार उस एरिया पर कब्जा कर लेते थे और राजा की नहीं सुनते थे, अपनी मनमानी चलाते थे, यानी वो राजा के साथ क्या करते थे, बगावत कर देते थे। नेक्स्ट है शासक द्वारा अमर नायकों पर नियंत्रण। विजयनगर के शासक अक्सर नायकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देते थे ताकि नायकों का जो नियंत्रण है वो बना रहे, लेकिन 17वीं शताब्दी में कई बार नायकों ने अपना खुद का जो स्वतंत्र है वो राज्य स्थापित कर लिया, यानी कि उन्होंने बगावत की और उस इलाके को उन्होंने अपना घोषित कर दिया, इस तरीके से अपना जो राज्य है उसे स्थापित कर दिया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विजयनगर साम्राज्य के राज्य और अर्थव्यवस्था के बारे में। राज्य की संरचना। राज्य को अगर हम बात करें वहीं 4 वर्णों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसे 4 टाइप्स में इस तरीके से बांट दिया गया था। नेक्स्ट है अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य की महिलाओं की स्थिति के बारे में, तो महिलाएं शिक्षा, संगीत और कला में सक्रिय थी, लेकिन उनके अधिकार सीमित थे। यानी कि उस टाइम पे भी जो महिलाओं की जो स्थिति थी वो उतनी बेटर नहीं थी, उनके लिए भी जो अधिकार थे वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड थे, और सती प्रथा और बाल विवाह जैसी जो कुप्रथाएं थे वो उस टाइम भी प्रचलित थी। यानी कि उस टाइम में अगर हम बात करें महिलाओं की जो स्थिति है वो उतनी बेटर नहीं थी। नेक्स्ट हम बात करें धर्म और संस्कृति के बारे में, तो हिंदू धर्म प्रमुख था उस टाइम पर, लेकिन इस्लाम और अन्य धर्मों को भी सम्मान किया जाता था। तो चलिए हम बात कर लेते हैं विजयनगर साम्राज्य के अर्थव्यवस्था के बारे में। तो जो इसमें विजयनगर साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसका जो मुख्य स्रोत था वो कृषि था। कृषि प्रमुख आर्थिक गतिविधि थी जो विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थी। यानी कि जो मैक्सिमम जो टैक्स आता था वो कृषि से ही आता था, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है अब बात कर लेते हैं व्यापार के बारे में। तो विजयनगर जो साम्राज्य है उसका जो व्यापार है वो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध था और वो आंतरिक व्यापार के साथ साथ बाहरी व्यापार भी करते थे। भारत के जो मसाले थे, कपड़े थे, धातु और अरब जो थे वो अरब और यूरोप तक भेजे जाते थे। यानी कि अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य का जो व्यापार था वो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था, आंतरिक व्यापार के साथ साथ बाहरी व्यापार भी करते थे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन के बारे में जो कि इस यूनिट से जनरली पूछे जाते हैं, जिसमें हमें बताना होता है बहमनी साम्राज्यवाद की शासन प्रणाली के मुख्य अभिलक्षणों पर प्रकाश डालिए, यानी उसकी विशेषताओं के बारे में बताइए। बहमनी राज्य के सांस्कृतिक योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं हमें अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना होता है। सबसे पहले हम इसके एक इंट्रोडक्शन लाइन देंगे, एक भूमिका बताएंगे कि आखिर बहमनी साम्राज्य था क्या। बहमनी साम्राज्य मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण इस्लामी साम्राज्य था जिसकी स्थापना दक्कन क्षेत्र में हुई थी। बहमनी साम्राज्य की शासन प्रणाली की जो विशेषता है वो इससे अन्य जितने भी जो साम्राज्य हैं उनसे अलग बनाती है, स्पेशल बनाती है। तो इसके अभिलक्षणों के बारे में अगर बात करें, इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें, तो हमारे पास इसके टोटल 9 पॉइंट्स हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं केंद्रीय शासन प्रणाली के बारे में। तो जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है केंद्रीय शासन प्रणाली, यानी इसमें जो पूरी पावर होगी वो राजा के हाथ में होगी।
बहमनी साम्राज्य की शासन प्रणाली में सुल्तान सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। सुल्तान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। सुल्तान सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता था और पूरे साम्राज्य का शासन चलाता था। सुल्तान ही कानून को बनाता और उसे लागू करता। इसके अलावा सुल्तान सर्वोच्च न्यायाधीश और सेना का नायक होता था। नेक्स्ट है प्रांतीय प्रशासन। देखिए जो हमने ऊपर पॉइंट्स पढ़े इसमें भी सेम ही है एंड ऑलरेडी मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। प्रांतीय प्रशासन यानी कि इसे अलग अलग प्रांतों में डिवाइड कर दिया है जिससे कि जो संचालन करने में आसानी हो, बेहतर संचालन करने के लिए इसे कई प्रांतों में विभाजित कर दिया गया। नेक्स्ट है विभागीय संगठन। साम्राज्य के अच्छे संचालन के लिए प्रशासन को विभिन्न भागों में बांट दिया गया, जैसे माल, दीवान ए नशार, दीवान ए अरज, दीवान ए माल। इसी तरीके से जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में इसे बांट दिया गया। उसमें हर एक डिपार्टमेंट का एक पर्टिकुलर चीज़ होगा, वो उस पर फोकस करेगा। जैसे अगर हम बात करें दीवान ए माल, इसमें क्या होगा, वित्तीय और राजस्व मामले के प्रबंधन के लिए ये विभाग को बनाया गया, इस डिपार्टमेंट को बनाया गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें दीवान ए अरज, तो इसमें क्या था, सेना और सैन्य प्रशासन के लिए इस विभाग डिपार्टमेंट को बनाया गया था। जैसे कि आज के टाइम में भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट अलग अलग विभाग बनाए जाते हैं, इसी तरीके से इन्होंने भी अलग अलग अपने कानून बनाए, उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए। नेक्स्ट है न्याय प्रणाली। इस्लामी शरिया कानून के आधार पर न्याय किया जाता था। धार्मिक न्याय के लिए काजी और प्रशासनिक न्याय के लिए अलग व्यवस्था थी। और जो सुल्तान है वो अंतिम अपील करता था, यानी जो सुल्तान है उसने जो डिसीजन ले लिया वही होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टैक्स के बारे में कि कर किस तरीके से वसूलते थे इस टाइम पीरियड में। बहमनी साम्राज्य में सामंतवादी प्रणाली का पालन किया जाता था, जिसमें किसानों से उनकी फसल का एक हिस्से कर के रूप में लिया जाता था। यह पैसा साम्राज्य के चलाने और सेना के रखरखाव में किया जाता था। सामंतों के कार्य प्रशासन का संचालन करना था और कर यानी टैक्स को इकट्ठा करना था। सामंत सुल्तानों के प्रति निष्ठावान होते थे, यानी लॉयल होते थे, और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सैनिक सहायता भी प्रदान करते थे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सैन्य व्यवस्था के बारे में कि बहमनी साम्राज्य में सैन्य व्यवस्था कैसी थी। बहमनी साम्राज्य की जो सेना थी वो काफ़ी ज़्यादा विशाल और शक्तिशाली थी, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, और इन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहला स्थानीय सेना और दूसरा, और माफ़ी चाहता हूँ, स्थायी सेना और दूसरा था अस्थायी सेना। स्थायी सेना राजधानी की रक्षा के लिए और अस्थायी सेना युद्ध के समय प्रांतीय गवर्नरों द्वारा भेजी जाती थी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है 7th पॉइंट, संस्कृति और प्रशासन का संतुलन। बहमनी साम्राज्य में हिंदू और मुसलमान संस्कृति का तालमेल दिखाई देता था। नेक्स्ट है सार्वजनिक निर्माण कार्य। बहमनी सुल्तानों के बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निर्माण के कार्य जैसे जलाशय, मस्जिदें और किले बनाए जाते थे। प्रशासन में जल प्रबंधन और सिंचाई को प्राथमिकता दी जाती थी, क्योंकि इसी से ही जो किसान हैं उन्हें और वो फसल उगा सकते हैं एंड इसके द्वारा ही वो किसानों से ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स ले सकते हैं, क्योंकि अगर उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाएंगे तभी तो वो टैक्स दे पाएंगे। नेक्स्ट है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया था, जल प्रबंधन और सिंचाई पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते थे, इनको प्राथमिकता देते थे। नेक्स्ट है आर्थिक व्यवस्था। राजस्व प्रणाली भूमि की उपज के आधार पर तय की गई थी। किसानों से उपज का एक हिस्सा टैक्स के रूप में लिया जाता था, और व्यापार और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाह और बाजार विकसित किए गए। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।